हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चंस करवा दिए थे वो 23 तक आपके कंप्लीट हो चुके थे, राइट। 22 तक आपके कंप्लीट हो चुके थे। 23 जो आपका क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया था। तो वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा, वो कौन सा एक्ट है जिसके थ्रू राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया था, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन, जल्दी से बताइएगा। सो करेक्ट आंसर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। कौन सा था? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के लिए भारत व इंडिया दोनों शब्दों का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। कौन सा है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के लिए भारत व इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है? कौन सा है? यस, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत, यानी कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र जिसमें हमारे क्या है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी का यहाँ पे प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल्स 2 की, अनुच्छेद 2 की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रावधान, क्या प्रोविज़न किया गया है? अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से रिलेटेड है। आर्टिकल 3 की अगर बात करते हैं, अनुच्छेद 3, तो यहाँ पर नए राज्यों का निर्माण और करंट यानी कि वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों व उनकी सीमा और नामों में परिवर्तन का प्रोविज़न किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय अवस्थित है। उत्तरी क्षेत्रीय मुख्यालय अवस्थित है, तो ये कहाँ पे अवस्थित है? तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, इस क्षेत्रीय परिषद, उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। क्या है? अब देखो, जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, ठीक है, उनको डिवाइड किया गया है। क्षेत्रीय परिषदों को डिवाइड किया गया, जिसमें उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, JNK, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड दिल्ली, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आपका दिल्ली आता है। मध्य क्षेत्रीय परिषद, इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में, जिसमें UP, MP, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ आता है। जो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, इसमें UT आता है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद हेडक्वार्टर कोलकाता, जिसमें बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा आता है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर मुंबई में है। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा राज्य और दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली हैं। तो ये हो गई क्षेत्रीय परिषदें। पूर्वोत्तर राज्यों जो हमारे आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उनके भी कुछ काउंसिल्स हैं, उनकी परिषदें हैं। 5 क्षेत्रीय परिषदों के अलावा ये अतिरिक्त हैं, जिसे हम बोलते हैं पूर्वोत्तर परिषद। इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा, इसे सेपरेट किया गया था। इस परिषद में कौन कौन से स्टेट आते हैं? असम हो गया, ठीक है, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तेलंगाना राज्य का गठन वर्ष क्या है? अब इसको आंसर दीजिए। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित राज्य कौन से हैं? पश्चिमी की बात कर रहे हैं, तो पश्चिमी में आपको आता है महाराष्ट्र, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा राज्य, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 26 का? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? भारत का सबसे नवीनतम राज्य है। तो तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 तेलंगाना स्टैब्लिश होता है। इसीलिए एवरी ईयर, हर साल 2 जून को क्या मनाते हैं? तेलंगाना स्थापना दिवस मनाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, सबसे पहले 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश गठित हुआ। 1 मई को
2 राज्यों का गठन होता है, गुजरात, महाराष्ट्र। 1 मई 1960 को इनका स्थापना दिवस 1 मई को मनाते हैं। उसके बाद नागालैंड का गठन हुआ 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा का इस्टेब्लिश हुआ 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल कब इस्टेब्लिश हुआ था? 25 जनवरी 1971। एंड मेघालय इस्टेब्लिश कब होता है? 21 जनवरी 1972 में आपके जो हैं 3 स्टेट्स इस्टेब्लिश होते हैं, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। सिक्किम इस्टेब्लिश कब होता है? 16 मई 1975 में। मिज़ोरम इस्टेब्लिश कब होता है? 20 फरवरी 1987 में। ठीक है, इसी दिन जो है अरुणाचल प्रदेश भी इस्टेब्लिश हुआ था। गोवा की बात करते हैं, 30 मई 1987 इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 एंड झारखंड 15 नवंबर 2000 इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आप बताओ। भारत के संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो वो कौन सा पार्ट है, जल्दी से बताइएगा। 28। तो यहाँ पे देखो भाई, भारत के संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का जो उल्लेख किया गया है वो भाग 2 में है। भाग 1, 2, 3, 4 सारी चीज़ें मैंने करा दी थी। तो पार्ट टू इसमें क्या है आपका? सिटीजनशिप से रिगार्डिंग प्रोविज़न किया गया है। आर्टिकल इसमें कौन सा आता है? 5 to 11 आर्टिकल्स आते हैं। इसमें नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना। नागरिकता क्या होती है? लोकतंत्रात्मक जो राज्य व्यवस्था होती है उसे कानूनी रूप प्रदान करती है। और इंडिया के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप है या सिंगल है? तो इंडिया में जो है वो एकल नागरिकता का प्रोविज़न किया गया है, प्रावधान है एकल नागरिकता का। यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप। राज्यों के लिए यहाँ पर कोई भी अलग से सिटीजनशिप लेने का कोई भी प्रोविज़न नहीं किया गया है। नागरिकता अधिनियम, हमारे संविधान ने संसद को ये अधिकार दिया हुआ है कि वह भारतीय नागरिकता से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें उसके संबंध में क्या करेगा? व्यवस्थाएं करेगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ये अधिनियम क्या कहता है? इसके अकॉर्डिंग जो है किसी एक आधार पर आप क्या कर सकते हैं? सिटीजनशिप ले सकते हैं इंडिया की। या तो आप जन्म से यहीं के हैं या आपका ब्लड रिलेशन वंश यानी कि आपका वंशाधिकार हो, तब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? इंडियन आपको सिटीजनशिप मिलेगी। पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा, देशीकरण के द्वारा और भूमि विस्तार के द्वारा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ के सिटीजनशिप ले सकते हैं। अब भारतीय नागरिकता संशोधन एक्ट यानी कि अधिनियम 1986, ठीक है ना, इस जो एक्ट था, इस एक्ट के द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में चेंजेस हुआ, संशोधन हुआ है, जिसमें नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों में चेंजेस हुआ था 1986 में। जैसे कि फर्स्ट इसमें हम यहाँ की सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं? या तो जन्म केवल भारत में हुआ हो, पंजीकरण से पहले कम से कम 5 वर्ष यहाँ पर आप रहे हैं, या देशीकरण के तहत कम से कम 10 वर्ष तक आप भारत में रह चुके हैं, तब आप यहाँ के। ये हुआ था 1986, हमने जो संशोधन किया था 55 में। उसके बाद एक और संशोधन होता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005। इस अधिनियम के तहत सभी देशों के जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनको विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान शामिल थे। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को शामिल नहीं किया गया था, ऐड नहीं किया गया था। इससे जो है इस दोहरी नागरिकता को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कहा गया था। अब इसके बाद हमारा जो रिलेटेड है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ये फिर से इसमें चेंजेस हुआ है 55 वाले में। इसके तहत क्या किया गया था कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के जितने भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के प्रवासी हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप देने का प्रोविज़न किया गया था। सिंपल सा इतना था, तो इनका आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, भारतीय नागरिकता से संबंधित विषयों के संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार प्राप्त है, अभी जस्ट आपको बताया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसको अधिकार है? 29 में आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन सी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है?
मैंने बताया था 5 तरीके से जन्म से, रक्त संबंध या वंशाधिकार से, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा या भूमि विस्तार के द्वारा, ऑल ऑफ दीज। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी शर्त शामिल नहीं थी? 3 शर्तें थी। जन्म केवल भारत में हुआ हो, पंजीकरण से पूर्व कम से कम 5 वर्ष निवास जरूरी है, देशीकरण के तहत कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुका है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किस देश प्रवासियों को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान है? तो 32, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखो, मौलिक अधिकारों की, अगर फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करती हूँ, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? तो पार्ट हो जाएगा भाई थर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किया गया है। आर्टिकल 12 to 35 तक क्या है? हमारी फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड हैं। हमने जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट लिया है वो कहाँ से लिया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसी पार्ट 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है? भाग 3 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? 1215 में इंग्लैंड के जो सम्राट था जॉन, उन्होंने लिखित रूप से, यानी कि रिटन में नागरिकों के कुछ जो यहाँ के जो जनता है उसको कुछ अधिकार दिए थी, उनकी सुरक्षा प्रदान की थी, जिसे अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? हमारे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा पार्ट 3 को। तो ये अमेरिका से प्रेरित है, बिल्कुल सही है। मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक होती है। क्या इनकी जो प्रकृति है वो नकारात्मक होती है? जी हाँ। वर्तमान में 7, तो ये स्टार्टिंग जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 7 थे, लेकिन अभी क्या है? आपके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है ना। करंट में कितने हैं? 6 हैं। जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, यानी कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जो एक और था हमारा संपत्ति का अधिकार, उसको क्या कर दिया था? एक लॉ, यानी कि विधिक अधिकार बना दिया गया है। 300A में उसे डाल दिया गया। और इनकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? नकारात्मक होती है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 300A। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सूची, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को आपने मैच करना है। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, आप खुद इसका आंसर देने वाले हैं। कैसे? अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 12 में जो स्टेट है, यानी कि राज्य किसके लिए यूज़ हुआ है? कंट्री के लिए यूज़ हुआ है। तो ये इसको डिफाइन किया गया, उसकी डेफिनेशन क्या होगी वो बताया गया है। इसके अकॉर्डिंग वो सभी संस्थाएं, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन राज्य को डिफाइन करते हैं जिनकी स्थापना गवर्नमेंट ने की है, जिनको इस्टेब्लिश किया है गवर्नमेंट ने, या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या है? वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं गवर्नमेंट से। तो वो सभी क्या होंगे? स्टेट, यानी कि राज्य कहलाएंगे। आर्टिकल 13 में क्या प्रोविज़न है? 13 में कहता है कि फंडामेंटल राइट्स की रक्षा का उपबंध है। यहाँ पे कोई भी ऐसी विधि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है, उल्लंघन की मात्रा तब शून्य हो होगी। आर्टिकल 13 का 3A, इसमें विधि शब्द को डिफाइन किया गया, यानी कि परिभाषित किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग संसद के सभी कानून, राज्य विधानमंडल के सभी कानून, अध्यादेश, नियम, अधिसूचना, परिपत्र, ये सब शामिल है। न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनर्विलोकन का ही आधार है। ये पहले से लागू तथा भविष्य में बनाई जाने वाली सभी विधियों को न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लाता है। ये भी 13 में ही है, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन रिलेटेड है 13। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो उच्चतम न्यायालय है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, जबकि हाई कोर्ट जो आपका हाई कोर्ट है अनुच्छेद 326 के तहत
मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों को अवैध घोषित करने की पावर यानी कि शक्ति उसको प्राप्त है। आर्टिकल 14 से रिलेटेड 14 to 18 तक हमारा क्या है, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार है। 14 में क्या है, विधि के समक्ष क्या होंगे, सभी समान होंगे और विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता मतलब ये अवधारणा इंग्लैंड से ली है, विधि के समान संरक्षण ये अवधारणा अमेरिका से ली है। 15 में क्या है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। समाज के सभी वर्ग के लिए सार्वजनिक स्थान, तालाब, कुएं इत्यादि बिना भेदभाव के खोले रहेंगे। 15(3) में जो विमेंस होती हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न राज्य करेगा। 15 क्लॉज 4 में जो SC ST हैं, है ना, तथा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग होते हैं उनके लिए रिजर्वेशन का प्रोविज़न करेगा। कौन करेगा, राज्य। 15 क्लॉज 5 में SC ST और OBC या पिछड़े हुए लोगों के लिए हायर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन में रिजर्वेशन का प्रावधान प्रोविज़न किया गया है। 15 क्लॉज 6 में 103 जो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 जोड़ा गया, इसके द्वारा कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के लिए या शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर EWS भाग की उन्नति के लिए वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त 10% क्या रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया गया है 15 क्लॉज 6 में। ठीक है, अब 16 की बात करते हैं तो सभी को समान अवसर की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 17 अस्पृश्यता या छुआछूत पर रोक लगाई गई है। 18 में राज्य सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा और कोई भी उपाधि नहीं करेगा, नहीं धारण कर सकता है। तो ये आप बताओ मुझे। देखो 18 में यहाँ पर उपाधियों का अंतर, तो A का क्या हो जाएगा 4 से दे एलिमिनेट हो रहा है। B का क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 23 की बात करते हैं, आर्टिकल 23 की, तो यहाँ पर हो जाएगा बाल श्रम निषेध है। 24 का बेगार प्रथा है। ठीक है, इनका आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाने पर उसे छुड़वाने हेतु कौन सी याचिका जो है जारी की जा सकती है। ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट होती है उसको यहाँ पे लागू किया, तो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल जो 32 है ये हमारे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों की रक्षा के लिए 5 टाइप्स की रिट जारी करता है। फर्स्ट आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कार्पस। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करना, यानी कि अगर आपने किसी को बंदी बनाया है तो उसको उसके शरीर के साथ किसी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को 24 घंटे के अंदर अंदर उसके सामने पेश करना है। ठीक है, याचिका जारी की जाती है। परमादेश मैंडेमस परमादेश, इस आदेश के द्वारा जो न्यायालय है उस पदाधिकारी को अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी कर सकता है जो पदाधिकारी अपने कर्तव्य का समुचित पालन नहीं कर रहा है। अधिकार पृच्छा क्यू वारंटो, किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से किसी पद को ग्रहण कर लेने पर उसे हटाने हेतु ये याचिका जारी की जाती है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्रतिषेध प्रोहिबिशन, तो ये आलेख सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करते हुए निर्देश यानी कि डायरेक्शन दी जाती है कि इस मामले में कार्रवाई ना करे क्योंकि यह उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। सर्टियोटरी यानी कि उत्प्रेषण, इसका यूज़ किसी भी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए किया जाता है जिससे कि वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों को प्रयोग ना कर सके। नेक्स्ट यहाँ पर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। तो ये है 6 से 14। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। भाषा, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 वाद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है।
आर्टिकल 21। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संवैधानिक उपचारों के अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? सर्वक्षमा। नेक्स्ट आता है 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा अनुच्छेद आर्टिकल 21A के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है? शिक्षा के। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को उल्लेखित करता है? ऑप्शन बी आर्टिकल 19। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 19 आपने ध्यान रखना है। अब देखो भाई, यहाँ पर बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। तो आपका राइट टू फ्रीडम रिलेटेड है आपका सेकंड हमारा फंडामेंटल राइट 19 to 22, ठीक है, 19 से लेके 22, जिसमें 19(1) में आता है मूल संविधान में इसमें कितने हैं? 7 यानी कि 7 टाइप्स की आपको फ्रीडम्स प्रदान की गई है, लेकिन करंट में कितनी हैं? 6 हैं। जैसे भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियार एवं शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की, रहने या बसने की, व्यापार या वाणिज्य करने की। तो जब मैंने भाषण वाला बोला, भाषण अभिव्यक्ति ए में आता है 19 क्लॉज 1A, फिर क्लॉज बी बिना हथियार शांतिपूर्वक सम्मेलन, सी संगठन या संघ बनाने की, डी घूमने फिरने की, ई रहने सहने की, एफ यहाँ पर आता है, एफ को जो है यहाँ पे जो संपत्ति अर्जित करने की पावर थी 19 क्लॉज 1, एफ इसे रिमूव कर दिया गया है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। फिर आता है जी व्यापार या वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। बाकी हमारी जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भाषण एवं अभिव्यक्ति में ही आ जाती है। आज हम अपने घरों के ऊपर फ्लैग होस्ट कर रहे हैं तो वो भी स्वतंत्रता हमें यही देता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। चलेगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।